हेलो दोस्तों, यह मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8वां है और भारत छोड़ो आंदोलन इस टॉपिक का नाम है। 1932 से लेकर 1947 तक हम इसमें जो क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। तो लगातार यह सीरीज चल रही है और यह हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम लेक्चर भी है। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है, बाकी इसका कंपैरिजन भी आपको मिल जाएगा 1 से 2 दिनों में। ठीक है, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके जो भी ऑल एसएससी एग्जाम हो रहे हैं या रेलवे एग्जाम हो रहे हैं, अदर जो भी एग्जाम वनडे एग्जाम हो रहे हैं, उन सबके लिए यहाँ पर जीके मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज भी मिलती रहेगी और समय समय पर और भी नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं टेलीग्राम पर। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ वैकेंसी नोटिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, वहाँ पर फ्री मॉक्स कोर्सेस और मच मोर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ कर सकते हैं आप, प्राइम एसएससी से जोड़ सकते हैं और हमारा ऐप जो है प्राइम एकेडमी है। वैसे मैं आने वाले समय में ब्रांड जो है वो प्राइम एकेडमी ही रखूँगा। ठीक है, इसके अलावा रैंक अप पीवाईक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, आपको यह बैच जो है अगर आप 149 में चाहते हैं आपके लिए PYQ50 के नाम से आपको कूपन कोड यूज करना है। अच्छा, कई सारे दोस्तों के प्रश्न थे कि आखिर हम बैच ज्वाइन क्यों करें जब मुझे यूट्यूब पर सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं। बड़ा सिंपल सा है यार, बैच ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो। क्लासेस तो आप ज्वाइन कर लोगे, क्लासों में आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, बट आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको एग्जाम की प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी? तो उसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन यही होगा ना कि आप इसके लिए प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे तभी ना ये चीज़ होगी। तो इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, वही क्वेश्चन वहाँ पर प्रैक्टिस भी दिए हुए हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पर। एक सबसे बड़ा फायदा होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन का। ठीक है, जिसका डिटेल सोल्यूशन भी अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है, और कैसे करना है आपको सिंपल है, प्ले स्टोर पर जाना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप पेड कोर्स सेक्शन में जाएंगे, एसएससी एग्जाम में जाएंगे, यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे और सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बाकी जो फ्री वाले दोस्त हैं उनके लिए प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया जो है चैप्टर वाइज टेस्ट का एक कलेक्शन है, जो अभी तक नहीं था, अब मैं लगातार उस पर अपलोड कर रहा हूँ। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। एग्जाम से पहले, जैसे एग्जाम की डेट आएगी उसके पहले ही सारी चीज़ें अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपकी कोई व्हाट्सएप क्वेरी है तो आप मतलब व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ईमेल संबंधित हो तो ईमेल से ही पूछ सकते हैं, जहाँ से आपका मन हो वहाँ से आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया हुआ था? अरे यार, इतना सरल नारा है ये तो। करो या मरो का नारा आपने तो कई बार सुना होगा। तो जिसने नारा दिया हुआ था वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, तो इस दौरान ही जो है करो या मारा मरो का नारा दिया हुआ था। और इस आंदोलन को जो है भारत छोड़ो आंदोलन था ना, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक चीज ये है। और कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण जो हो रहा था उसी के दौरान ही नारा दिया हुआ था, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो किसने पेश किया हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था, और पहले ही दिन जो प्रमुख नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन को जो है हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं मिला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जो है डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब हालांकि हाल फिलहाल के दौर में तो ऐसे लोग हैं जो मतलब आई थिंक हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, कहीं और से पढ़ते हैं, वो किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग होते हैं। वो सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी के बीच में तुलना करते हैं बिना मतलब की। आई थिंक तुलना तो नहीं की जानी चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी को है नेताजी के नाम से जाना जाता है, और 1944 में जब सिंगापुर रेडियो के माध्यम से प्रसारण करते हुए महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है 1944 में इनको महात्मा के राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी जी को। ठीक है, कब कहा था? सिंगापुर सिंगापुर रेडियो के माध्यम से प्रसारण करते हुए। प्रसारण करते हुए, ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले पहले व्यक्ति थे। और बोस ने कुछ नारे दिए हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा,
तो एक नारा था कि इन्होंने बोला था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो है जय हिंद का नारा भी दिया था और दिल्ली चलो का नारा भी दिया हुआ, दिल्ली चलो का नारा भी दिया हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म है, जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, और 23 जनवरी जब उनका जन्म हुआ था, 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1943 में इन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया हुआ था। ठीक है, और 21 अक्टूबर 1943 को जो है सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की घोषणा भी की हुई थी। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी को जो है देशभक्तों का देशभक्त कहा था, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, किसने, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था देशभक्तों का देशभक्त। और सुभाष चंद्र बोस जी ने भी, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी हुई थी। ठीक है, तो देशभक्तों का देशभक्त भी किसने कहा था, महात्मा गांधी, सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा हुआ था। ठीक है, और हाँ, आजकल कोई एक आध मूर्ति बना दोगे आप और फिर आज उसके बाद बोलोगे कि नहीं नहीं हमारी पार्टी ने तो ये किया हुआ था, वो किया हुआ था। तो कई सारे लोगों की पार्टी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें समर्थन भी लिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, हो सकते थे इनके विचारों में थोड़ी बहुत अंतर हो, बट जो है राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने सबने एकत्र होकर सहभागिता ली हुई थी, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय सिविल सेवा छोड़कर भारत लौटने का निर्णय लिया हुआ था। और ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन थे उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस के, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, और 1939 में, जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन, जब गांधी जी के जो समर्थन करता थे, गांधी जी को गांधी जी समर्थक थे पट्टाभी सीतारामैया, तो उनको हराने के बाद जब अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इसके बाद जो उन्होंने जो है 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की हुई थी। किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की हुई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की हुई थी। ठीक है, और चित्तरंजन दास जी जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास जो है सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। तो किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भारतीय ध्वज फहराया हुआ था, अरुणा आसफ अली ने, सरोजिनी नायडू ने, तारा रानी श्रीवास्तव ने, और मतंगनी हजारा ने। तो जो ये भारतीय ध्वज फहराया हुआ था, ठीक है, ये थे अरुणा आसफ अली, थे अरुणा आसफ अली। ठीक है, 1942 के दौरान जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मतलब जो अरुणा आसफ अली थी ना, जो ये स्वतंत्र भारत की महान वृद्ध महिला के रूप में भी जाना जाता है इनको। स्वतंत्र भारत की महान वृद्ध महिला के रूप में भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, और 1997 में अरुणा आसफ अली जी को भारत रत्न से सम्मान दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। और जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी, तो सरोजिनी नायडू जी द्वारा जो धरसाना सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किया हुआ था। ठीक है,
और मतंगनी हजारा जो थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया हुआ था। और यह जो है तामलुक, तामलुक बंगाल में शहीद हो गई थी, बंगाल में शहीद हुई, ठीक है। और तारा रानी श्रीवास्तव जो है, ये भी 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन में था, इसमें भी उन्होंने भाग लिया हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण का एकमात्र शहीद था जिसे फांसी दी गई थी? स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण का जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, उसमें जो एकमात्र शहीद थे उनको फांसी भी दे दी गई थी। तो वो थे कुंवर कुशल कोम्बर। कौन थे? कुशल कोम्बर, जो एकमात्र शहीद थे, जो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है एकमात्र शहीद थे। 1943 के जोरहाट जेल जो असम में है, असम में है, वहां पर फांसी दे दी गई थी इनको, ठीक है। कहाँ पर? 1943 में इनको फांसी दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? जोरहाट जेल में, जोरहाट जेल असम में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और वे असम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। पोटी श्रीरामुलु जो है तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को लेकर 1952 में इन्होंने आमरण अनशन किया हुआ था। 56 दिनों के उपवास के बाद जो है उनका निधन हो गया था, ठीक है। और 1953 में जो है मतलब इसी के बाद जो पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद जो है, निधन के बाद जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। और सेनापति बापट जो है, इस सेनापति बापट ने जो मुलसी सत्याग्रह आया था ना पिछली क्लास में, और मैंने छोड़ दिया था, मैंने इसलिए ही छोड़ा था क्योंकि मुलसी सत्याग्रह के बारे में इस क्लास में था। तो मुलसी सत्याग्रह जो है वो सेनापति बापट ने इनका नेतृत्व किया हुआ था, मुलसी सत्याग्रह का। तो मुलसी सत्याग्रह, और उस दौरान मुझे पता भी नहीं था, मैं सही बात करूं, मुंशी सत्याग्रह का इन्होंने आरंभ किया था, इसका नेतृत्व भी किया हुआ था, ठीक है। और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जो है 1938 में, 1938 में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी इन्होंने, भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी, की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। भारत की ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया था? प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया हुआ था वो बताना है आपको। कौन सा? प्रांतीय स्वायत्तता ब्रिटिश सरकार ने जो है, तो भारत में जो है भारत की ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने के लिए 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था ना, वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी और जो गोलमेज सम्मेलन थे उन सबकी जो चर्चाएं थी उसके आधार पर जो पारित किया गया था भारत सरकार अधिनियम। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम उसको पारित किया गया था। अब इसके अंतर्गत जो मेन चीज थी, एक तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्या है? प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके, समाप्त करके केंद्र में, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, ठीक है। और 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल दिया गया था, ठीक है। 11 में से 6 प्रांतों को द्विसदनीय विधानमंडल दिया गया था, विधानमंडल दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यही इसी अधिनियम में जो है अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रस्ताव था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह जो भारत सरकार अधिनियम है ना 1935 बंधन का एक नया चार्टर था, एक प्रकार से ये कहा गया था, ठीक है। तो इसका सी नंबर जो है मतलब बी नंबर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7वां। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? 1945 में जो है ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी ने जो है कंजर्वेटिव पार्टी के जो विंस्टन चर्चिल है ना, उनको हरा करके ब्रिटेन की सरकार बनाई थी। किसके नेतृत्व में इस लेबर पार्टी की सरकार बनी थी? तो क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में सरकार बनी थी, क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में यह सरकार बनी हुई थी, ठीक है। और क्लीमेंट एटली ने 1945 से लेकर 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं। कब से लेकर? 1945 से लेकर 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे क्लेमेंट एटली के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है।
और लेबर पार्टी की सरकार जो है भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी। और एटली की सरकार ने ही फरवरी 1947 में घोषणा की थी कि ब्रिटेन जो है जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देगा। बाद में माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत जो है भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा के देने के बाद किसने की हुई थी? ये मैंने अभी भी बताया हुआ था, किसने की हुई थी? सुभाष चंद्र बोस ने की हुई थी। तो किस क्यों की हुई थी? क्योंकि जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 में, उसमें गांधी जी समर्थक पट्टाभी सीतारमैया थे, तो उनको पराजित कर दिया था और सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बन गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में। लेकिन उसमें क्या था कि विरोध होने लगा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उसे अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की हुई थी। तो 1939 में ही जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना किसने की हुई थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की हुई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और बोस ने जो है छद्म नाम ऑरलैंडो मेजोटा के तहत जो है हिटलर से भी मुलाकात की हुई थी इन्होंने, जिससे हिटलर से भी मुलाकात की हुई थी। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने, ये तारीख फिर से मैं बता दे रहा हूं, अभी मैंने बताई भी थी, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की घोषणा की। सरकार की घोषणा की। ठीक है, और 1944 में रेडियो सिंगापुर से प्रसारण में जो है उन्होंने गांधी जी को है राष्ट्रपिता कहा हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपिता कहा हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9वां, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव में पट्टाभी सितरमैया किससे हार गए थे? तो किससे हार गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी से हार गए थे, ये तो मैंने अभी बताया हुआ है, कहानी भी सुना दी थी आपको, ये सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? तो अब आप इसको ध्यान रखो, जब इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर हाँ एक चीज और, त्रिपुरी कांग्रेस में जो त्रिपुरी अधिवेशन था ना, इसमें जो जो सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया इससे, तो सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष कौन बना था? पट्टाभी सितरमैया बने थे? नहीं, इसका जो फिर जो अध्यक्ष बने थे वो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने हुए थे। तो ये कभी गलत मत कर देना। कौन अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी अधिवेशन में? तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा देने के बाद। हालांकि जो 1948 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था ना, उसके अध्यक्ष भी जो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी रह चुके थे। ठीक है, और अच्छा, उन जो त्रिपुरी पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? 1900 जो त्रिपुरी पड़ता है, त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो बेसिकली बॉम्बे में किया गया था। कहाँ पर? किस अधिवेशन में? तो बॉम्बे अधिवेशन में। ठीक है, बॉम्बे में जो अगस्त क्रांति मैदान बोल जाते हैं, ग्वालियर टैंक मैदान है जो बॉम्बे में था, ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक, बॉम्बे। अच्छा, वर्तमान में तो अगर आपको कोई भी आंदोलन करना हो तो बड़ी खतरनाक अनुमति लेनी पड़ती है, पता नहीं यार क्या क्या चीजें होती हैं। अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है, अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। और अपने अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और यह प्रस्ताव जो है क्रिप्स मिशन की विफलता के जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, और गांधी ने जो है करो या मरो का आह्वान किया हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। कि आंदोलन के पहले दिन जो है सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, और अरुणा आसफली जी थी जो इस मैदान में जो है कांग्रेस का झंडा फहराया हुआ था। तो ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां, मुस्लिम लीग ने को किस तारीख को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था? तो किस तारीख को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया हुआ था? तो देखो, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की हुई थी, और अलग राष्ट्र की मांग को आगे बढ़ाने के लिए ही उन्होंने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का निर्देश दिया हुआ था। किस तारीख को? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। और इसके परिणाम स्वरूप जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था ना, तो कलकत्ता में व्यापक हिंसा हुई, दंगे भड़क उठे, और कलकत्ता हत्याकांड नो आखिरी दंगे के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर देखा जाए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद जो है व्यापक हिंसा और दंगे भड़क उठे थे, बेसिकली इसको कलकत्ता हत्याकांड, कलकत्ता
हत्याकांड या नुआ आखली दंगे के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने जो है नोआखली में जो है शांति स्थापना के प्रयास में थे, और जब 15 अगस्त 1947 को पूरा देश स्वतंत्र दिवस मना रहा था, तो इस घटना ने जो है भारत विभाजन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया था। और नोआखली में जो है गांधी जी नोआखली में थे, शांति स्थापना का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मतलब बहुत खतरनाक दिन था, 16 अगस्त 1946। ठीक है, इसके बाद 15 अगस्त 1947 को एक साल बाद हमको स्वतंत्रता भी मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। मैं मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया हुआ था। तो कब वो प्रस्ताव पेश किया हुआ था मुस्लिम लीग ने? तो मुस्लिम लीग ने जो है लाहौर में, मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था 1940 में। कहाँ पर? लाहौर में। मुस्लिम लीग के भी वैसे अधिवेशन होते थे जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ना, वैसे इनके भी अधिवेशन होते थे। तो लाहौर में जो है मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में जो है मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों के जो निर्माण की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया हुआ था। बेसिकली इसको जो अधिवेशन पास हुआ था ना, इसको जो है लाहौर संकल्प, लाहौर संकल्प या पाकिस्तान संकल्प के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान संकल्प के नाम से जाना जाता है, से जाना जाता है। ठीक है, और इससे जो है मतलब जो इस लाहौर संकल्प या पाकिस्तान संकल्प किसने तैयार किया हुआ था? तो इसको तैयार करने में सिकंदर हयात खान ने तैयार किया हुआ था, और ए फजलुल हक ने जो है मोहम्मद अली के नेतृत्व में इसको पेश किया हुआ था। तो किसने तैयार किया हुआ था? सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। हयात खान ने तैयार किया था। ठीक है, और इसको जो है ए फजलुल हक ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पेश किया हुआ था, के नेतृत्व में पेश किया था, इसको पेश किया था। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है आपको। तो कौन सा अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में 1940 में जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, उसमें पारित किया गया था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा कब प्रकाशित किया हुआ था? पहला मसौदा आपको बताना कब प्रकाशित किया गया था भारतीय संविधान का? तो मई 1948 में, जून 1948 में, जनवरी 1948 में, या फरवरी 1948 में? तो जो पहला प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, ठीक है। तो इसने जो है फरवरी 1948 में संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भारत का पहला मसौदा जो है संविधान का पहला मसौदा प्रस्तुत किया हुआ था। कब? फरवरी 1948 में। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ये मैं जब पॉलिटिकल क्लास पढ़ा था तभी मैंने एक चीज बताई थी आपको। ठीक है, और संविधान का जो अंतिम मसौदा जो तैयार करके अपनाया गया था, तो संविधान का जो अंतिम मसौदा है, अंतिम मसौदा कह सकते हो कि अपनाया गया था। तो अंतिम मसौदा अपनाया गया था, अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और इसको जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और प्रारूप समिति के 7 सदस्य रहे। कौन कौन से रहे? डॉक्टर अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और बी एल मित्तल मित्तर, और डीपी खेतान। ये सारे 7 सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे कह सकते हो? मतलब क्या कह सकते हो, होते हैं ही थे, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसका गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अब लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पॉलिटी में पढ़ाई हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? ये मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था ना, कि नहीं हुआ था? कांग्रेस के लखनऊ वेशन के दौरान हुआ था। किसके?
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ था, 1936 में हुआ था। और किसने किया हुआ था? स्वामी सहजानंद सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो मतलब सॉरी जो लखनऊ अधिवेशन था ना, जब इसका गठन हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जो इन्होंने जो है इनको जो है किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। स्वामी सरस्वती को किसान आंदोलन, स्वामी सरस्वती को यहाँ से इसको लगा देना, वो किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जरूर एक चीज रखना है आपको, ठीक है, और इसलिए इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है? तो किस व्यक्ति ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने जो है हमें गुलाम बना लिया था? तो बेसिकली महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा की कड़ी आलोचना की गई थी और अंग्रेजी शिक्षा ने जो है हमें गुलाम बना दिया है। गांधी जी का मानना था कि जो भारतीय भाषा में जो शिक्षा देना वो कहीं ज्यादा उपयुक्त है बजाय अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षा देना। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जो है शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने ये चीज कही थी। ठीक है, आपको पता होगा कि 1835 में मैकाले मिनट आया था, जिसने कि भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार का जो है श्रेय दिया जाता है मैकाले मिनट को। इसके बाद वुड डिस्पैच आया था 1854 में, जो है भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1854 में कौन आया था? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच आया था जिसको है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय थे ना जो जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन भी किया हुआ था, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संविधान सभा की स्थापना पूछा गया है 1945, 1947, 1946 या 1948। तो देखो, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जो है 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा हुआ था, मतलब एक मिशन भेजा हुआ था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कब भेजा हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा हुआ था, कैबिनेट मिशन भेजा हुआ था। इसमें कौन कौन सदस्य थे, कौन कौन अध्यक्ष थे? तो देखो, इसमें एक अध्यक्ष था। अध्यक्ष कौन था? सर पैथिक लॉरेंस। और सदस्य कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे। इसके अलावा ए बी अलेक्जेंडर इसके सदस्यों में से एक थे। ठीक है, और इस मिशन की अनुशंसा पर ही 1946 में जो है संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मतलब इस मिशन की असल मतलब कैबिनेट मिशन की सलाह पर ही 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 की थी पहली बैठक हुई थी, दिल्ली के संसद भवन में हुई थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष भी चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, तो ये चीज है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1946 हो जाएगा, मतलब सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17। जब वर्ष 1947 में जब भारत ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ थी। ये थोड़ी सा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा साक्षरता दर के बारे में तो आपको पता होगा। तो साक्षरता दर जो थी वो मात्र 12% थी। कितनी? मात्र 12%। ठीक है, और ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति की विफलता को दर्शाता है, इतना ध्यान रखना है। ब्रिटिश शासन की शिक्षा की विफलता को दर्शाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर है जो वो लगभग भारत की में है 73% है। तो अभी जो 2000 नई जनगणना आ जाएगी ना जो, उसमें तो पता चल जाएगा सारा। तो इसके तहत कुल साक्षरता दर कितनी है? कुल जो है वो 73% है। ठीक है, और इसके बाद जो है कहा जाए तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर है 80.9% हो गई। ठीक है,
और इसके अलावा जो महिला साक्षरता दर है जो बेहद कम है अभी, ठीक है, और 65.46% है। और इस चीज पर ही काम करने की आवश्यकता है, इन चीजों पर ये गैप नहीं रखना है भाई, ये गैप जब तक रहेगा तब तक दिक्कत है। और केरल जो है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है, और बिहार की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। अच्छा, मैं एक ना बड़ी कॉमन चीज देख रहा था, अगर आपने कभी देखा होगा तो 100% देखना, इंस्टाग्राम पे देखना वो कॉमन चीज। अगर केरल के बारे में कुछ भी चीज चल रही होगी ना, तो कुछ नॉर्थ वाले जो स्टेट हैं, जैसे कि दिल्ली है जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो वो केरल की जो है वो मजाक उड़ाया करते हैं, 100% साक्षर टाइप का ऐसा कुछ लिखा करते हैं, 100% रेटिंग लिटरेसी रेट है ऐसा टाइप का लिखा करते हैं वो लोग। दैट्स द पॉइंट कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे आप अनपढ़ हो सकते हो भाई, आप उनका मजाक नहीं उड़ाओ, ठीक है। वहां पर साक्षरता दर 100% है, अगर मान लीजिए कोई आपके थॉट नहीं मिल रहे हैं तो दैट्स द पॉइंट कि आप वो गलत नहीं है, आपका 0% साक्षरता दर पहुंच रहा है माइनस में, क्योंकि आप लॉजिक ही नहीं लगा रहे हो, विदाउट लॉजिक वर्क कर रहे हो, तो उस पर काम करना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो हाँ 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद 1998 में किसने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने? 1998 में, यानी कि मतलब एक कंटेम्परेरी हिस्ट्री की बातचीत हो गई, मतलब समकालीन इतिहास की बात हो गई कि समकालीन घटना क्या हुई थी। 1998 लगभग आज से लगभग कितने 28 साल पहले, 28 साल पहले की घटना है कि भाई 1998 में जो है तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो देखो ममता बनर्जी जो है 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की हुई थी। किसने? ममता बनर्जी ने। इसने ममता बनर्जी, तो मतलब डी नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की हुई थी 1998 में, ठीक है। और 2011 में ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी, और 34 वर्षों के जो है वामपंथी शासन को वहां पर समाप्त किया हुआ था। कितने में? 2011 में, 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ठीक है। और 2016 से लेकर 2021 तक ये पुनः मुख्यमंत्री बनी गई थी। जयराम जयललिता जो हैं इन्हें अम्मा या प्राची थलाइवी के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिल अभिनेत्री भी रही और तमिलनाडु की जो है मुख्यमंत्री भी रही हैं। और सुप्रिया सुले जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी है उसकी नेता भी है। तो इसका सही आंसर जो 18वें का वो डी नंबर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा है, एटक के जो है कि इसकी स्थापना जो है 1900, एक तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है तो वो 1920 में हुई थी, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, तो पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से लोग शामिल थे। तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसमें शामिल थे, ठीक है। इसके बाद और कौन शामिल थे? तो इसमें जोसेफ वेपिस्टा शामिल थे, जोसेफ वेपिस्टा, वेपिस्टा शामिल थे, वेपिस्टा इस तरीके से करना है, वेपिस्टा शामिल थे। एन एम जोशी, एन एम जोशी शामिल थे। दीवान चमन लाल शामिल थे, दीवान चमन लाल शामिल थे, दीवान चमन लाल शामिल थे। और भी बहुत सारे अन्य लोग भी इसमें शामिल थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। लाला लाजपत राय को जैसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और इसके अलावा लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो गई थी वो आपको पता है कि साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे तो लाठी चार्ज जो किया हुआ था उसमें चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1928 में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या की गई थी? किसकी हत्या की गई थी? हत्या बताना है आपको, हत्या की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी की नहीं, महात्मा गांधी जी की, बिल्कुल महात्मा गांधी जी की ही हत्या की गई थी। किसकी? महात्मा गांधी जी की हत्या की हुई थी। किसने? 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। जो वर्तमान में सत्ता है में है उन्हीं के कह सकते हैं पूर्वज थे, नाथूराम गोडसे आरएसएस से संबंधित थे, ठीक है। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की हुई थी, ठीक है। और बेसिकली कहाँ पर की हुई थी ये भी ध्यान रखो, बिड़ला हाउस,
बिरला हाउस, हाउस नई दिल्ली, बिरला हाउस नई दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इस दिन को जो है 30 जनवरी 1948 को भारत में जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी वो 1964 में हुई थी, और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुई थी 1964 में, इनकी मृत्यु जो हुई थी 1964 में। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी वो 1920 में हुई थी, इनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी बाल गंगाधर तिलक जी की। ठीक है। और नाना साहेब जी जो है वो 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, और ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध के बाद जो है ये नेपाल में भाग गए थे। ठीक है। बाजीराव द्वितीय थे ना जो, उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। ठीक है। तो इनका सबका अलग अलग स्टोरी है। महात्मा गांधी जी की जो है हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है। ये आरएसएस से का सदस्य था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए प्यार से बूढ़ी गांधी या ओल्ड लैंडी गांधी भी कहा जाता था? तो गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए प्रति इनको बूढ़ी गांधी भी कहा जाता था। तो जो बूढ़ी गांधी कहा जाता था ये मतंगनी हजारा जी थी। कौन थी? मतंगनी हजारा। मतंगनी हाजरा थी, मतंगनी हजारा नहीं, हाजरा थी। ठीक है। ये कहाँ से संबंधित थी? तो तामलुक, तामलुक मिदनापुर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। ठीक है। और एक वृद्ध किसान विधवा थी। 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था, इन्होंने जो राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए सुताहाटा पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया हुआ था। कहां पर? सुताहाटा पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया था, कब्जा किया था। ठीक है। और ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें गोली मार दी थी, ध्यान रखना इसको। ठीक है। और यहाँ पर जो दक्षाइनी बेलायुधन लिखा है, दक्षाइनी बेलायुधन, ये बेसिकली क्या थी? संविधान सभा की सदस्य थी और पहली दलित महिला थी। संविधान सभा की सदस्य भी रही है, संविधान सभा की सदस्य। ठीक है। और पहली दलित महिला भी थी जिन्हें जो है संविधान सभा में शामिल किया गया था। ठीक है। लीला राय जो थी वो बंगाल की प्रमुख नेता थी, और इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस के साथ भी काम किया हुआ था। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, मतंगनी हाजरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस नेता ने हमें सी आर फॉर्मूला दिया हुआ था? सी आर फॉर्मूला, सी किसके साथ लगा है और नाम दिख रहा है आपको सी? तो देखो सी राजगोपालाचारी जी जो थे, राजा जी जो बोला जाता है, 1944 में इन्होंने जो है सी आर फार्मूला दिया हुआ था। कब? 1944 में सी आर फार्मूला दिया हुआ था। बेसिकली यह जो सी आर फार्मूला था या राजा जी जो फार्मूला के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है उसके बीच में जो है गतिरोध को हल करने का प्रयास किया गया था। और इसमें प्रस्ताव था कि मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस की स्वतंत्रता का मांग का समर्थन करे, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व भारत के जो मुस्लिम बहुल प्रांत हैं उन पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। हालांकि इस फार्मूले को जो है जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया गया था, ध्यान रखो इस चीज को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक चीज ध्यान रखो, इसके बीच में जो कांग्रेस हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस और मुस्लिम मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को हल करने का प्रयास था, हल करने का प्रयास था। ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। और इस मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या था? मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस सुल्तान का मांग का समर्थन करे, और उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत की मुस्लिम बहुल प्रांतों में जनमत संग्रह कराया जाएगा, ये चीज थी। और इस फॉर्मूले को जो है जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। तो यहाँ पर वो सारी चीजें नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ यहाँ पर लिखूंगा इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था, जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था।
ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को संसद को संबोधित करने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन वक्ता था? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सा टफ भी है। मतलब टफ इसलिए है क्योंकि देखो, जब जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया हुआ था 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की विशेष बैठक की आयोजित हुई और संसद के सेंट्रल हॉल में 3 मुख्य वक्ता थे। 3 मुख्य वक्ता कौन थे? एक तो जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर एक चीज और लिख दो, 3 मुख्य वक्ता थे, मुख्य वक्ता थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है। इसके बाद कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के बाद चौधरी खलीकुज्जमान हो गए, चौधरी खलीकुज्जमान हो गए, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, ठीक है। तो ये 3 लोग थे। तो नेहरू जी के बाद जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्पीच दिया हुआ था। किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्पीच दिया हुआ था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो अपना प्रसिद्ध भाषण जो है वो कौन सा भाषण दिया हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने, जिसके बारे में आप जरूर सुनना कभी कभी, है ना। तो इनका जो भाषण था वो था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया हुआ था, ठीक है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो 1952 से लेकर 1962 तक रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे हैं, द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे हैं। कब से कब तक? 1962 से लेकर 1967 तक, 1967 तक, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और अच्छा, हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एक जो चीज, मेन चीज तो बताना ही भूल गया मैं। इनका जन्म जो है वो 5 सितंबर को हुआ था, 5 सितंबर को, ठीक है। तो 5 सितंबर को जो है वो राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हैदराबाद रियासत को मतलब इसके पहले पूछा गया को किस वर्ष में भारतीय संघ के अंतर्गत लाया गया था? तो बेसिकली क्या था कि जब हैदराबाद राज्य था तो उनका जो निजाम था वो भारत से विलय में इनकार कर रहा था कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे हैदराबाद को। सो उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन गृह मंत्री थे, तो उन्होंने ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है पुलिस कार्रवाई की 1948 में। उसके बाद जो है उसको शामिल कर लिया गया था। तो हैदराबाद को जो है 1948 में शामिल किया गया था, किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्या है? पुलिस कार्रवाई की गई थी, पुलिस कार्रवाई की गई थी, ठीक है। और यही जो है सितंबर 1948 में रजाकार बलों के खिलाफ शुरू किया गया था। ऑपरेशन पोलो जो था ना, सितंबर 1948 में रजाकार बलों के खिलाफ शुरू किया गया था और हैदराबाद को जो है भारतीय संघ में मिला लिया गया था। और यहाँ पर जो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे, हैदराबाद के जो अंतिम निजाम थे, अंतिम निजाम कौन थे? निजाम उस्मान अली खान, उस्मान अली खान जो है हैदराबाद के अंतिम निजाम थे, ठीक है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के बारे में भी आपने सुना होगा। ऑपरेशन विजय जो ऑपरेशन पोलो है, इसके अलावा ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय जो था 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में। किसके खिलाफ? कि जो गोवा में जो पुर्तगाली नियंत्रण थे, तो पुर्तगालियों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए गोवा में किया गया था। तो गोवा को पुर्तगालियों के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए किया गया था, मुक्त करने के लिए किया गया, ठीक है। और जूनागढ़ और कश्मीर को भी जो है 1947-48 में
भारत में लाया गया था। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? आर्थिक कार्यक्रम समिति जो थी, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस, कौन थे इनमें से अध्यक्ष? तो जो आर्थिक कार्यक्रम समिति थी जो 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित की गई थी, इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अब इस समिति की जो बेसिकली इसने भारत के जो आर्थिक विकास के लिए कई सारी नीतियों की अनुशंसाएं की हुई थी, और इसी के अनुशंसा के आधार पर कह सकते हो कि मार्च 1950 में जो है, मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसके जो योजना आयोग है ना, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मतलब अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते थे, तो इसके पहले अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। अब जो 2015 में योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया, नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थे, ठीक है। और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास कौन थे? फिक्की के जो संस्थापक सदस्य थे उनमें से एक थे। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो मैंने बताया था क्रिप्स मिशन जो भारत आया हुआ था वो 1942 में भारत आया था। कब? 1942 में भारत आया था। और यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रखा हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया था। और इसने जो प्रस्ताव रखा था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, डोमिनियन स्टेट्स के साथ भारतीय संघ होगा, नई संविधानिक स्वीकृति होगी, ब्रिटिश सत्ता को जारी रखना होगा। बट यहाँ पर जो डोमिनियन स्टेट वाला जो वो था ना, पॉइंट था, डोमिनियन स्टेट के साथ भारतीय संघ, तो डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था क्या? पूर्ण स्वराज चाहिए है। तो जो गांधी जी हैं, तो गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में, यह दिवालिया बैंक पर एक पोस्ट डेटेड चेक है। आज हमें उसका कोई मतलब नहीं है। अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। अब हमें, जब हम डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे तब आपने डोमिनियन स्टेट नहीं दिया। हम अब पूर्ण स्वराज चाहिए। हमने लाहौर अधिवेशन में हमने बोला था ना कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, 1930 में हमने जब बोला था, जब हम पूर्ण स्वराज चाहिए है, पूर्ण स्वराज से हमें कुछ भी कम नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्या है, क्रिप्स मिशन में इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करें, हम डोमिनियन स्टेट दे देते हैं इसको। अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए है। और अगस्त 1942 में, इसके बाद ही जब क्रिप्स मिशन विफल हो गया, तो 1942 में ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो किसके नेतृत्व में आया था ये क्रिप्स मिशन? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया हुआ था। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, के नेतृत्व में आया था, ठीक है। और मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत आया हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व में शुरू किया गया था, के नेतृत्व में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। अगर देखा जाए सामान्य तौर पर, अगर उस समय देखा जाए तो सबसे बड़े नेता के तौर पर कौन थे? वो महात्मा गांधी जी थे। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कितने तारीख को? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है इसको। इसके अलावा जो सारे जो आंदोलन के पहले दिन ही सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में अरुणा आसफ अली ने जो है ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है इनमें से हमें। तो सही कथन हम देखते हैं। सबसे पहले, राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी प्रवृत्तियों के उभार के कारण आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव पड़ी हुई थी। बिल्कुल सही है भाई, ऐसा ही हुआ था कि जब समाजवादी प्रवृत्ति का उभार हो रहा था बहुत ज्यादा, तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है 1934 में एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। और बेसिकली यह जो कांग्रेस पार्टी थी ना, कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी गुट के रूप में कार्य कर रही थी, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हो जयप्रकाश नारायण के अलावा राम मनोहर लोहिया जी भी थे, मीनू मसानी भी थे, सारे लोग थे, ठीक है। और 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस और समाजवाद को अपने लक्ष्य रूप में स्वीकार करने तथा किसानों और श्रमिक वर्ग से जुड़ने का आग्रह किया हुआ था। बिल्कुल किया हुआ था, ऐसा ही हुआ था। 1936 में जो जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षीय भाषण दिया था
उस दौरान ही उन्होंने जो है समाजवाद को, जो एक राष्ट्रीय लक्ष्य है, समाजवाद हमें राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने। इसके अलावा उन्होंने बोला था कि हमें किसानों से, मजदूरों से, इनसे हमें जुड़ना चाहिए किसी भी प्रकार से, ठीक है। और इसी के बाद जो 1936 में है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है, जो कि 1936 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही कह सकते हो आप लोग कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है, इसकी अखिल भारतीय किसान सभा की। तो कह सकते हो कि ये वाला भी सही आंसर मतलब हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, मतलब सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। भारत में देशी राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है, गलत कथन के बारे में हमें बताना है। एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन से कथन गलत है, मतलब कौन सा कथन गलत है वो हम देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य भारत में या तो पाकिस्तान में शामिल होने के लिए या स्वाधीन बने होने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल स्वाभाविक है भाई। जब जो 1947 में एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, तो उस दौरान ये सारी चीजें लिखी हुई थी, पॉइंट लिखे हुए थे कि ब्रिटिश सरकार ने जो घोषणा की है वो राज्य में, भारत में रहने में हो सकता है या पाकिस्तान में शामिल हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, स्वाधीन भी हो सकता है। तो इसलिए कह सकते हो ये वाला भी सही पॉइंट है, ठीक है। अब भारत में या पाकिस्तान में शामिल होने वाले या होने का या स्वाधीन बने रहने का निर्णय देशी राज्यों की जनता पर नहीं बल्कि देशी राज्यों के शासक पर छोड़ा गया था। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, इन लोगों ने यही किया हुआ था। अगर देशी जनता पर छोड़ा हुआ था तो एक अलग मसला होता, बट उन पे नहीं छोड़ा गया था ये चीज, ठीक है। सबसे पहले त्रावणकोर के शासक ने स्वाधीन बने रहने का निर्णय लिया हुआ था। तो इन्होंने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है इन्होंने जो है कह सकते हो कि त्रावणकोर शासक ने स्वाधीन होने का निर्णय लिया हुआ था। और त्रावणकोर राजनाथ था जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल हुआ था। तो जनमत संग्रह के माध्यम से शामिल नहीं हुआ था ये त्रावणकोर जो है, वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके शामिल हुआ था। किसके विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया जिसने? 30 जुलाई 1947 को, 30 जुलाई 1947 को इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए थे, ठीक है। और त्रावणकोर के तत्कालीन गवर्नर थे, तत्कालीन दीवान थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर थे, जिन्होंने प्रारंभ में जो है स्वतंत्र रहने की घोषणा की हुई थी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, राजा थे, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए थे। तो त्रावणकोर हो गया या जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने जो है विलय करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद 1948 में जो ऑपरेशन पोलो चलाकर उसको भी भारत में मिला लिया गया था। जूनागढ़ में जो है जनमत संग्रह करवाया गया था, उसके माध्यम से भारत में मिलाया गया था। तो अलग अलग जगह पे हुआ था सब चीजें, जैसे त्रावणकोर हो गया, इसके अलावा जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए थे, ठीक है। और जो हैदराबाद का निजाम था उसने मना कर दिया, तो हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो के माध्यम से पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया था। और जूनागढ़ में जो है जनमत संग्रह के माध्यम से उसको शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है, जो गलत भी है और जो सही है, मतलब डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब वही गलत कथन बताना है हमको यहाँ पर। अब सही कथन देख लेते हैं हम इसे मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। बिल्कुल भेजा गया था, मार्च 1948 में ही भेजा गया था, जब यहाँ पर विंस्टन चर्चिल जो है प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल एकदम सही है भाई, भारत भेजा गया था। इसने प्रस्ताव दिया था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है भाई, इसका कोई इशू नहीं है। जिस किसी प्रांत को संविधान स्वीकार नहीं होगा तत्समय विद्यमान अपने संविधान संबंधों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार सम्मिलित होने वाले किसी भी प्रांत के साथ पृथक संविधान व्यवस्था में प्रवेश कर सकती है, बट ये वाला सही नहीं था भाई, ये वाला पृथक संविधान व्यवस्था में प्रवेश नहीं कर सकता है, ठीक है। और सबसे पहली बात जो है यहाँ पर लिखो, जो यहाँ पर एक और था प्रावधान था, जो प्रांत नए संविधान को स्वीकार नहीं करेगा, नए संविधान को जो स्वीकार नहीं करेगा वो है ब्रिटेन के साथ अलग संविधान व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है, ना कि ब्रिटिश सरकार के साथ सम्मिलित होने वाले किसी प्रांत के साथ पृथक व्यवस्था में प्रवेश करेगी। तो ये वाला जो है कथन गलत हो जाता है। तो डी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखो, जो क्रिप्स मिशन की विफलता ने जो है, भारत जब क्रिप्स मिशन विफल हो गया ना, तो उसके बाद ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था अगस्त 1942 में। तो इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कौन से दो प्रांतों में एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है कौन से दो प्रांतों में एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी? तो दो प्रांतों के नाम बताना है। 1937 में जो चुनाव हुए थे, बेसिकली जो भारतीय सरकार अधिनियम आया था 1935, उसके तहत जो है 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, जो कि लगभग 1161 सीटों में, जो कांग्रेस को जो है 1161 सीटों में से 716 सीटें मिली हुई थी। और अधिकांश प्रांतों में जो है मंत्रिमंडल गठित भी किए गए थे, जैसे पंजाब में जो थी यूनियनिस्ट पार्टी थी, और सिंध में जो थी मुस्लिम लीग समर्थित दल जो है वहां पर प्रभावी रहे हैं।
तो इन दो प्रांतों में जो है कांग्रेस जो है एकल सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन सकी थी। कौन सी? एक तो पंजाब प्रांत हो गया, तो पंजाब प्रांत में कौन सी यूनिस्ट पार्टी हो गई, दूसरी सिंध प्रांत में जो हो गई मुस्लिम लीग हो गई। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। बाकी जगह पे जो है 1161 सीटों में से 716 सीटें मिली हुई थी मतलब कांग्रेस को, ठीक है। तो 1937 में चुनाव हुए थे, और 37 में जो चुनाव हुए थे वो किस अधिनियम के तहत हुए थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव हुए थे 1937 में, ठीक है। इसमें से जो कांग्रेस को प्रांतीय चुनाव हुए थे, ध्यान रखो, कांग्रेस को 1161 सीटों में से 1161 सीटों में से 716 सीटें मिली, 716 सीटें मिली थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो कथन सही कौन सा है वो आपको बताना है, कौन सा कथन सही है। आजाद हिंद फौज का गठन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने, आजाद हिंद फौज का जब गठन हो गया तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है जापानी कैंप में रह रहे भारतीय बंदियों में से बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की थी। बिल्कुल की थी, ये सही है, कोई इशू नहीं इसमें। झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी भी बनाई थी, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, सी नंबर हो जाएगा। थोड़ी सा हम यहाँ पर जान लेते हैं आजाद हिंद फौज के बारे में। तो देखो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है जो आजाद हिंद फौज की, वो किसने की हुई थी? मोहन सिंह ने की हुई थी। मोहन सिंह ने की हुई थी। कब की हुई थी? 1942 में। कहां पर की हुई थी? सिंगापुर में। ये सब मेन पॉइंट जान लिया आपने आजाद हिंद फौज की स्थापना। अब 1943 में 1943 में INA इंडियन नेशनल आर्मी, INA का जो है पुनर्गठन किया। और किसने किया था पुनर्गठन? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया हुआ था। तो उन्होंने उसी दौरान ही जो जापानी कैंप में रह रहे जो भारतीय युद्धबंदी थे उनको बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया हुआ था। और यहीं पर बोस ने जो है कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में जो है रानी झांसी रेजिमेंट नामक एक महिला सैन्य टुकड़ी का गठन भी किया हुआ था, जो एशिया की पहली महिला सैन्य इकाई थी, ठीक है। और 30 दिसंबर 1943 को जो है बोस ने पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप में जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया हुआ था। कब फहराया हुआ था? 30 दिसंबर 1943 को। 30 दिसंबर 1943 को बोस ने पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप में, ओवर द्वीप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। द इंडियन स्ट्रगल 1920 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? द इंडियन स्ट्रगल, तो विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, शरद चंद्र बोस, कौन थे? तो द इंडियन स्ट्रगल जो है 1920 1942 जो है इनके जो लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस जी थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। बोस ने जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो संघर्षों का जो है विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया हुआ था। बाकी मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि जो 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है पोर्ट ब्लेयर में भारतीय धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अब बोस ने जो अंडमान द्वीप का नाम जो है वो शहीद द्वीप रखा था, और निकोबार द्वीप का नाम जो है वो स्वराज द्वीप रखा हुआ था, ठीक है। 1944 में जो है रेडियो, जब सिंगापुर रेडियो से जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया हुआ था और अनुमति भी मांगी हुई थी कि हमें आशीर्वाद दें भारत पर कब्जा करने के लिए, या कहें अंग्रेजों को हटाने के लिए कह सकते हो, नेट कब्जा करना गलत वर्ड हो जाएगा। तो भारत में अंग्रेजी शासन की तत्काल समाप्ति अत्यंत जरूरी है, यह किसका संकल्प था? तो भारत में जो है अंग्रेजी शासन की तत्काल समाप्ति अत्यंत जरूरी है, कौन सा मतलब आंदोलन था जिसमें ये चीज आपको झलकती है? तो एक ही आंदोलन आपको झलकेगा। देखो असहयोग आंदोलन में इतना नहीं था, व्यक्तिगत आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी नहीं था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं था। तो देखो बेसिकली क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया और अंग्रेजों ने बोला कि हम आपको डोमिनेट स्टेट दे देंगे, तो हमें नहीं चाहिए थे भैया डोमिनेट स्टेट, हमें चाहिए था पूरा तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी। और पूर्ण स्वतंत्रता मिलने का एक ही तरीका था कि अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ के किसी भी हाल पे चले जाए यहाँ से, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का यह जो है संकल्प था एक प्रकार से, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त। इस डेट को मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूछी जाती है कई बार।
8 अगस्त 1942 को यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में हुआ था। वायसराय नेतृत्व के जो प्रस्ताव है उसके जवाब में शुरू किया गया था ये व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था दांडी मार्च के में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक कानून तोड़ने के पश्चात ही। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। भारत की स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सबको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, पहले से नवीनतम की ओर हमें सबसे पहले जो जाना है। तो देखो, जो लखनऊ समझौता है वो 1916 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का भारत वापस आना जो है, भारत वापस आना, एक कब वापस आए थे सुभाष चंद्र बोस? 1934 में यूरोप से लौटे हुए थे भारत। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था, 1942 में। इसके बाद ही कह सकते हो मार्च 1942 में। कब? मार्च 1942 में। ठीक है, और बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह जो है वो हुआ था 1946 में। लगा दो भैया इनको एक, इसके बाद क्या था, इसके बाद 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 4। 1 2 3 4 कहीं पे है, मतलब सी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। इतना सरल था ये। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। पूर्वी भारत के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 1947 में यह निश्चित करने के लिए जनमत संग्रह किया गया कि पाकिस्तान में शामिल हो या नहीं? जनमत संग्रह किया गया था कि वे पाकिस्तान में शामिल हो या नहीं हो। कहां पर किया गया था ये? तो जो पूर्वी भारत के जो किस जिले, निम्नलिखित जिलों में से किसमें 1947 में जनमत संग्रह किया गया था कि पाकिस्तान में शामिल हो या नहीं हो? किसमें किया गया था? सिलहट जिला में किया गया था। कहां पर? सिलहट जिला में किया गया था। तो 1947 में जो है ब्रिटिश भारत के जो असम प्रांत है, असम प्रांत में पड़ता है या असम में है, तो सिलहट जिले में जो पाकिस्तान में शामिल होने या ना होने का फैसला करने के लिए जनमत संग्रह किया गया था। और बहुमत ने जो है पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया था। सिलहट को छोड़कर जो है असम के जो शेष जिले थे वो भारत में रहे। जूनागढ़ और काठियावाड़ गुजरात को छोड़कर एक अन्य रियासत भी जहां पे भी सारी चीजें हुई थी जनमत संग्रह कराया गया था। तो सिलहट जो है वर्तमान में असम में नहीं कह सकते हो, इसको कह सकते हो बांग्लादेश में है। इसको चेक कर लेना एक बार यार थोड़ी सा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 36 का ए नंबर चेक कर लेना है क्या सही इसका। ठीक है, इसके अलावा ग्वालपारा, कछार, जलपाईगुड़ी जो है असम और बंगाल के अन्य जिले हैं जिनमें जन्म संग्रह नहीं हुआ है। ठीक है, इनमें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। अक्टूबर 1938 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के दौरे पर गांधी जी साथ कौन नहीं गए थे या गई थी? कौन नहीं गए थे या गई थी वो आपको बताओ। तो जो अक्टूबर 1938 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, तो इसमें जो है कौन नहीं गए हुए थे? सो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे इसमें। कौन नहीं गए थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। सुशीला नायर जो थे गांधी जी की निजी डॉक्टर थे, ये गांधी जी की निजी डॉक्टर थी, निजी डॉक्टर थी। ठीक है, और इसके अलावा अम तुसलाम जो है ये गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी के अनुयायी थे। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है इस दौरे में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। 1942 के भारत छोड़ो संकल्प के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हमें बताना है 1 से लेकर डी तक, मतलब 2 तक। देखो एक एक करके हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसके पाठ को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था भारत छोड़ो संकल्प, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भारत को धुरी राष्ट्रों के साथ युद्ध करने वाले देशों में शामिल करता है और मित्र राष्ट्रों संयुक्त राष्ट्र के साथ पूर्णतः सहबद्ध है। बिल्कुल सही है भाई। इसने ब्रिटेन से जनसंख्या के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से बनी भारतीय न्यूनतम सरकार को तत्काल सत्ता सौंपने की अपील की हुई थी। ये भी सही है। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया था। औपचारिक रूप से जो कह सकते हो 8 अगस्त 1942 को जो है बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में इसको अपनाया गया था। और जो प्रस्ताव था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि स्वतंत्र भारत जो धुरी राष्ट्र में स्वतंत्र भारत जो है धुरी राष्ट्रों जर्मनी, जापान, इटली से लड़ेगा और मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करेगा। इस सीधी बात को कही गई थी। ठीक है, और साथ ही ब्रिटेन से सभी वर्गों के जो प्रतिनिधियों से बनी अंतरिम सरकार होगी उसका तत्काल सत्ता हस्तांतरण करने की मांग की गई थी। तो ये चीज इसमें बोली गई थी, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 8 अगस्त 1942 के संबंध में AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। AICC मतलब हो गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हो गया। ठीक है, AICC।
तो एआईसीसी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था, क्वेश्चन मार्क रख लो भाई। वायसराय की कार्यकारी परिषद संख्या में भारतीयों को शामिल करने के लिए किया गया था, ऐसा भी बिल्कुल नहीं किया गया था। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था, तो ये भी नहीं किया गया था। ठीक है, ये कब दिया गया था? 1939 में दिया गया था त्यागपत्र, जब द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा के बाद मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा बाद ये शामिल कर लिया गया था कि भारत शामिल है ना, ब्रिटेन की तरफ से, तो इसलिए ये दिया गया था। तो इसमें सदन ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो ये वाला भी गलत है, क्योंकि जो कृष्णता मिशन है वो मार्च 1942 में आया था, 8 अगस्त को नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद ही जो है कह सकते हैं कृष्ण मिशन की असफलता के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है एआईसीसी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था, एकदम सही है। ठीक है, ए नंबर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? सॉन्ग्स फॉर प्रिजन से संबंधित है। अब बता दीजिए किसकी मतलब जो है अनुदित प्राचीन भारतीय काव्य है। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का एक संग्रह है, जिसका जो महात्मा गांधी ने जो है 1930 में यरवदा जेल जब पुणे में थे तो अपने कारावास के दौरान इसमें अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ था। किसने? गांधी जी के द्वारा, इसको मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा इसको अनुवादित किया गया था। कहां पर? इसका जो है मतलब ये पहले नंबर तो ये देख लो, सॉन्ग्स प्रिजन क्या है? प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का संग्रह है ये। प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का एक संग्रह है, संग्रह है। इसका जो अनुवाद है महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने 1930 में यरवदा जेल, यरवदा जेल पुणे में अपने कारावास के दौरान, अपने कारावास के दौरान अंग्रेजी में अनुवाद किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, और 1932 में गांधी ने जो है पूना यरवदा जेल में ही सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध में आमरण अनशन किया हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप जो हुआ था कि 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट और हस्ताक्षर हुए थे। जवाहरलाल नेहरू के मैंने आपको बताया हुआ था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बुक्स का नाम है, ठीक है, वो आपको अच्छे से एक आध बार पढ़ लेना, जरूर पढ़ना इसको। तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा 40 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कृष्ण मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है हमको। ठीक है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। संविधान सभा में जो है प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो रियासतों के सदस्य नामित नहीं होंगे बल्कि निर्वाचित सदस्य होंगे। कौन होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, ये वाला गलत है। ठीक है, वहीं पर नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगी कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ए वाला जो है वो सही था। ठीक है, तो बी 2 नंबर पूरा सही है, तो केवल बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कृष्ण मिशन के अनुसार जो था संविधान सभा में जो है प्रांतीय विधानसभाएं जो होती थी वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए जो सदस्य होंगे, और रियासतों के जो सदस्य शासकों, रियासतों के शासकों द्वारा जो मनोनीत सदस्य होंगे उनके द्वारा चुने जाएंगे एक प्रकार से। ठीक है, तो ये था संविधान सभा के सदस्यों के लिए, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ किसमें शहीद हुई थी? कनकलता बरुआ जो है वो किसमें शहीद हुई थी? तो कनकलता बरुआ जो है, कनकलता बरुआ ये जो है असम की एक युवा स्वतंत्रता सेनानी थी। कहाँ की थी? असम की युवा स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी थी, जो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गोहपुर असम में तिरंगा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से शहीद हो गई थी। कहां पर? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गोहपुर असम, गोहपुर असम में तिरंगा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से, गोली से शहीद हो गई थी, हो गई थी।
ठीक है। और इनकी आयु जो थी, आयु अगर देखोगे ना, आप सुनोगे तो आप चकरा जाओगे। आज के जो जैन अल्फा क्रांतिकारी हैं उनकी एज थी मात्र 17-18 वर्ष। 17 से 18 वर्ष हमारे जैन जी की युवा के बराबर समथिंग। ठीक है। इनको जो है बीरबाला या बीर बालिका के नाम से जाना जाता है। इनको जो है बीरबाला, बीरबाला या बीर बालिका के नाम से जाना जाता है। बीर बालिका, बीर बालिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसका इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। महात्मा गांधी के अस्पृश्यता विरोधी अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अस्पृश्यता विरोधी, जो छुआछूत विरोधी है, उसके बारे में बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो एक एक करके देख लेते हैं। इस प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। बिल्कुल की गई थी। हरिजन विरोधी संघ की जो है स्थापना की गई थी 1932 में की गई थी। 1932 में की गई थी। यह अभियान अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए था, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए कोई समर्थन नहीं था। बिल्कुल सही है भाई, दोनों ही सही है। हिंदू शास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए कोई समर्थन नहीं था। ठीक है। और इसके लिए गांधी जी ने जो है हरिजन पत्रिका की एक साप्ताहिक पत्रिका प्रारंभ की थी, हरिजन पत्रिका। ठीक है। और गांधी जी के बीच में और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, जिसमें ये बोला था दलितों के लिए जो हरिजन उद्धार कार्य का प्रारंभ किया जाए। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे गांधी जी के दृष्टिकोण की आलोचना करते थे, क्योंकि यह जाति व्यवस्था के मूल को नहीं छूता था। कुल मिला के सारी चीजें थी। तो जो कह सकते हैं उसको, इन्होंने जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग इनका गठन भी किया हुआ था। तो दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। तो सी नंबर सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद भारत की सरकार के गठन की घोषणा कहाँ की थी? आजाद भारत के गठन की घोषणा कहाँ पर की हुई थी? इसके बारे में अभी मैंने चर्चा भी की हुई थी। कहाँ पर की हुई थी आजाद भारत की सरकार की घोषणा? सिंगापुर से की हुई थी। कहाँ पर? सिंगापुर से की हुई थी। ठीक है। तो कब की हुई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को की हुई थी, सिंगापुर से। आजाद हिंद की, आजाद हिंद की अनंतिम सरकार, अनंतिम सरकार की घोषणा की हुई थी। ठीक है। और इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का मुख्यालय सिंगापुर में स्थापित किया गया था। सिंगापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सही है? यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई थी बीच में। ठीक है। तो जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, इसकी एक तो पहले संस्थापक देख लो। स्थापना जो है पार्टी, जो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में हुई थी। किसने की हुई थी? सर फाजली हुसैन, सर फाजली हुसैन, सर छोटू राम, सर सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान ने की हुई थी। और यह जो पंजाब में जो है सांप्रदायिक आधार पर नहीं बल्कि किस बात पर की गई थी? कृषि हितों पर आधारित भूस्वामी की एक प्रकार से पार्टी थी। तो इसमें लिखा है यह भारत का विभाजन भारत पाकिस्तान में करने के विरुद्ध थी। बिल्कुल भी नहीं थी ऐसा। या पंजाब में भूमिधारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी। तो ये वाला सही है। ठीक है। तो ये वाला दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके में क्या था? 1937 में सिकंदर हयात खान ने जो है जिन्ना के साथ सिकंदर जिन्ना समझौता किया था, जिसके साथ ये था कि यूनिस्ट पार्टी है, यूनिस्ट पार्टी को जो है मुस्लिम लीग के साथ जोड़ दिया था। और उनका था कि वह बयान में जो है सक्रिय विरोध में नहीं थी, एक प्रकार से सक्रिय विरोध में शामिल नहीं थी। ठीक है। तो पहला नंबर केवल एक सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। 1947 में विभाजन के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? तो भैया जो सीमाओं का सीमांकन किसने किया हुआ था? तो सर सिरिल रेड क्लिफ ने किया हुआ था। किसने? रेड क्लिफ ने किया हुआ था 1947 में। 1947 में किया हुआ था। ठीक है। और भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। डूरंड रेखा जो है, डूरंड रेखा जो है भारत अफगानिस्तान के बीच में, मार्टिमर डूरंड ये है ना, मार्टिमर डूरंड, इसने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की थी 1893 में। 1893 में इसको निर्धारित कर दिया गया था।
ठीक है। इसके अलावा हेनरी मैकमोहन जो थे, इन्होंने भारत और चीन के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और चीन तिब्बत के बीच में जो है 1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान इन्होंने अपनी मैकमोहन रेखा निर्धारित की हुई थी। और आर्थर बेलफोर जो है 1917, ये बेसिकली बेलफोर घोषणा थी। बेलफोर द्वारा फिलिस्तीन में जो यहूदी मातृभूमि के लिए एक ब्रिटिश समर्थन की घोषणा करते थे। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को आरंभ से लेकर कालक्रम में व्यवस्था में करना है। एक एक घटनाओं को हम देख लेते हैं, सबको व्यवस्थित लगा देते हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है कब हुआ था? 1923 में हुआ था। किसने किया हुआ था? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने, किया हुआ था। सांप्रदायिक पुरस्कार जो है वो 1932 में, कब? 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें दलित वर्गों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। ठीक है। लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ अधिवेशन के दौरान। ठीक है। शिमला सम्मेलन जो है, जो है 1945 में हुआ था। वायसराय बेवेल थे, उसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था 1945 में। एक एक करके लगा लेते हैं। तीसरा, फिर इसके बाद कौन सा आएगा? 16, मतलब तीसरा आ गया, फिर इसके बाद पहला आ जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा आ जाएगा, और फिर इसके बाद चौथा आ जाएगा। तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, मतलब ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, हमने टोटल जो है वो कितने क्वेश्चन किए हैं? टोटल हमने 47 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। और अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है, रैंक PYQ को, तो ज्वाइन कर लीजिए। हम इसके बाद क्लासेस जो हैं, अब हमारी जो मोनेस्ट्री यहाँ पर द एंड होती है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब इस सबसे पहली बात, रैंक अप PYQ बैच ज्वाइन करने के लिए आपको PYQ 50 के नाम से कूपन कोड यूज कर सकते हैं। ये इस बैच की प्राइस जो है 149 हो जाएगी। आप इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। जल्दी हम फैटमैन और इसके अलावा घटना चक्र और भी अदर जो बेस्ट से बेस्ट बुक हैं, नोट्स हैं, जिनको आप पढ़ते हैं, उन सबका एक संकलन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप उस प्राइम जेस प्रैक्टिसपीडिया में जल्द से जल्द टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और हो रहे हैं लगातार। ठीक है। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगातार आपको मिलने लगेंगी। ठीक है। तो अभी तक हमने जो है जियोग्राफी, पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मोनेस्ट्री कंप्लीट कर ली है। अब हम जो है इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।